नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता के चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य विद अतुल में। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने NCERT भूगोल कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन किया था, जिसका नाम था प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 के पहले पार्ट का यानी वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक और वनों के बारे में अध्ययन किया था। अपने इस वीडियो में हम घास स्थल, कटीली झाड़ियाँ और टुंड्रा वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं घास स्थलों से। इंग्लिश में इन्हें ग्रासलैंड्स के नाम से जाना जाता है। घास स्थलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पर उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरे नंबर पर शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। ऐसे घास स्थल जो उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं यानी पृथ्वी के बीचों बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाना जाता है। ऐसे घास स्थल जो कर्क से ऊपर 90 डिग्री के आसपास तक और मकर रेखा से नीचे के क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल कहा जाता है। उनके प्रमुख नाम दिए हुए हैं। इस चित्र से आप देख सकते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है। इस पूरे क्षेत्र में जो भी पाए जाने वाले घास स्थल हैं उनको कहा जाएगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और इन कर्क रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र में जहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं और मकर रेखा से नीचे वाले क्षेत्र में ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये जो घास स्थल हैं इन्हें शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल कहा जाएगा। हम घास स्थलों के ज़्यादा कॉन्सेप्ट में ना जाकर उनके फैक्ट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को कवर कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के 3 नाम हैं, सवाना, लानोज और पंपास। याद रखें, घास तीनों एक ही प्रकार की होती है, लेकिन अलग अलग देशों में इनका नाम अलग अलग हो जाता है। यही प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सवाना, लानोज और कंपास कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर जो आपको घास दिखाई दे रही है अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में, इसको सवाना ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप आ जाएंगे ब्राज़ील में इसे कंपास के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर वेनेजुएला एक देश है, इसे यहाँ पर लानोज के नाम से जाना जाता है। देखिए मैच करते हैं, लानोज वेनेजुएला में, कंपास ब्राज़ील में और सवाना पूर्वी अफ्रीका में। इसी तरह से अब आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थलों को तैयार करते हैं। यहाँ पर कर्क से ऊपर वाले क्षेत्र में अमेरिका, मुख्य रूप से USA में और थोड़ा बहुत कनाडा में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। नीचे यहाँ पर जाएंगे आपको अर्जेंटीना मिलेगा। अर्जेंटीना में मुख्य रूप से पंपास नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर आते हैं स्टेपी ग्रासलैंड आपको मिलेगा यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के भाग में है, या मध्य एशिया कह सकते हैं। और इधर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण वाले हिस्से में यहाँ पर डाउन्स आपको मिलेगा। और यहाँ पर अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के आसपास के क्षेत्र में आपको वेल्ड मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। प्रेरी हो गया है, पंपास अर्जेंटीना में हमने बताया आपको, स्टेपी मध्य एशिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये सारी चीज़ें हैं, इन फैक्ट्स को रट लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड्स के बेसिक्स फीचर से जान लीजिए। इस प्रकार के घास स्थल में जहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, वहाँ पर जल की कमी होने की वजह से इस प्रकार की कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन्हें बॉटल ट्री के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से बॉटल ट्री का एग्जाम्पल है बाओबाब ट्री। बाओबाब ट्री की विशेषता ये होती है कि जल की ज़मीन में कमी होने की वजह से ये जल को अपने तने में स्टोर कर लेता है। अगला हमारा टॉपिक है कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ मुख्य रूप से रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती हैं और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अभी हम बात करते हैं। तीव्र गर्मियों में बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। अभी भी आपको बताया गया उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर ही पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पश्चिमी किनारों पर चलने वाली जो शीत महासागरीय धाराएं होती हैं वो इन स्थानों पर पहुंच करके इस जगह का जो क्लाइमेट है उसको ठंडा कर देती हैं और वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको कम कर देती हैं, और इस वजह से वर्षा नहीं हो पाती। जब वर्षा नहीं होगी इस वजह से यहाँ पर रेगिस्तान बन जाते हैं। तो चाहे आप देख लीजिए दक्षिण अमेरिका में देख लीजिए, चाहे उत्तरी अमेरिका में देख लीजिए, चाहे आप एशिया में देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए या अफ्रीका में देख लीजिए, इन सभी स्थानों पर पश्चिमी किनारों पर ही मरुस्थल पाए जा रहे हैं। इन मरुस्थलों के नाम आपको याद करना है, किताब में जितने दिए हुए हैं उतने आप तैयार कर लीजिए।
यूएसए में मोजेव, मैक्सिको में मोहावे, अटाकामा चिली में, सहारा अफ्रीका में, नामीब नामीबिया में और थार पश्चिमी भारत में। इनको चलिए चित्र के माध्यम से क्लियर करते हैं। यूएसए में मोजेव, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, नामीब का मरुस्थल हो गया अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर थार मरुस्थल है भारत के पश्चिमी हिस्से में। इस तरह से इन मरुस्थलों की लोकेशन आपको क्लियर करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, इन मरुस्थलों में पाए जाने वाली जो वनस्पति है उसके बारे में बात करते हैं। जल की कमी से बचने के लिए ये वनस्पतियाँ अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर देती हैं, यानी इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको ये देखिए उन्होंने कांटों में बदल दिया है। कांटों में क्यों बदल दिया है? क्योंकि कांटों में बदलने से इनकी पत्तियाँ जो वाष्पोत्सर्जन कर देती थी यानी पानी को बर्बाद कर देती थी, उस वाष्पोत्सर्जन के दर को ये रोक लेंगी, क्योंकि पानी की ज़मीन में कमी है और ज़मीन में कमी होने की वजह से इनकी जो पत्तियां पानी को बर्बाद कर रही थी उस पानी को ये बचत कर लेंगी। दूसरी बात है, तथा इनका जो मांसल व हरा तना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से भोजन निर्माण में इनकी मदद करता है। पत्तियां जो थी इन्होंने पत्तियों को किस में कन्वर्ट कर दिया? अपने कांटों में बदल दिया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाए। जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए पत्तियों को बदल दिया गया, तो पत्तियों का काम क्या था? प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करना। तो पत्तियों का काम करने के लिए इनके जो तने थे, तनों ने अपने आप को मांसल रूप दे दिया है, ये देखिए, और अपना रंग भी इन्होंने हरा रखा है। इस तरह से अब ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे और भोजन का निर्माण करेंगे। तो ये दो विशेषताएं आपने जानी रेगिस्तानी वनस्पतियों की। इसके बाद आगे अगली विशेषता को जानते हैं। जल की तलाश में इनकी जड़ें अत्यधिक गहराई तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि जल की कमी होती है रेगिस्तान में, इसलिए जल की तलाश में काफ़ी ज़्यादा नीचे तक चली जाती हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा पौधा है और इस छोटे से पौधे की कितनी लंबी जड़ें हैं, यहाँ पर भी और इस देख सकते हैं। ऐसी वनस्पतियों के प्रमुख उदाहरण हैं बबूल, बेल, करील, खजूर, खेजड़ा, नागफनी, कैक्टस। इनमें से एक उदाहरण है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सीटेट में इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। सीटेट में इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसकी छाया को लेकर पूछा गया है। याद रखें कि रेगिस्तानी वनस्पतियाँ ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो अपनी छाया नहीं बनाती हैं उनमें, क्योंकि कांटे होते हैं, पत्तियाँ ज़्यादा होती नहीं हैं, इसलिए छाया नहीं बनाते। लेकिन खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो छाया रखता है, और छाया रखने की वजह से इसने एग्जाम में कन्फ्यूजन है पैदा कर दिया था। इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सेनेरेरिया। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का यानी संयुक्त राज्य अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष है और राजस्थान का राज्य वृक्ष का इसको दर्जा दिया गया है। इसका नाम खेजड़ी है और इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कल्प वृक्ष क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरे रेगिस्तान जो निर्जन होता है तो यही वृक्ष है जो वहाँ की जो जीवन यापन की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता है, पशुओं के चारे के रूप में हो, चाहे किसी फर्नीचर बनाने के लिए हो, इस तरह के तमाम सारे बेसिक वर्क करने के लिए ये वृक्ष ही साथ देता है। इससे जुड़ी एक कहानी है ऐतिहासिक, उस कहानी को भी देख लेते हैं। कहानी जुड़ी हुई है अमृता देवी बिश्नोई से। होता ये है कि खेजराली एक गांव था जोधपुर के पास, वहाँ के राजा थे। राजा का नाम था महाराजा अभय सिंह। इन्होंने अपना महल बनाने के लिए अपने सेवकों को कहा कि खेजड़ी वृक्ष को काट लाओ और काट करके इसको जला करके भट्ठे से ईंटें वगैरह पका करके हम अपने महल का निर्माण करेंगे। तो बिश्नोई समाज वहाँ पर रहता था। बिश्नोई एक बिरादरी थी और बिश्नोई समाज के लोग जंगली जो जीव हैं और पशु पक्षी थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। यही कारण था कि इन लोगों ने विरोध किया और अमृता देवी जो है अपनी बेटियों के साथ इन्होंने क्या किया, खेजड़ी वृक्ष को गले लगाया। यानी इन्होंने कहा कि इस वृक्ष को काटने के लिए आपको हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, पहले हमारी गर्दन काटिए फिर पेड़ को काटिए। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी गर्दनों को काट दिया था और इस तरह से 363 लोग मारे गए थे इन पेड़ों को बचाने के चक्कर में। और कह सकते हैं कि ये जो इनका मूवमेंट था ये चिपको आंदोलन का पूर्वगामी था। यानी सबसे पहले इसी तरह से चिपको आंदोलन जो आप बाद में देखेंगे, इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, तो सबसे पहले पेड़ों से चिपक करके पेड़ को कटने से बचाने के लिए इन्होंने मूवमेंट किया था। हालांकि इनका मूवमेंट सफल नहीं हो पाया था। अगली प्रकार का हमारा टॉपिक है टुंड्रा वनस्पति के बारे में। टुंड्रा वनस्पति को देख लेते हैं। हमने आपको बताया था जस्ट पिछले वीडियो में कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर वनस्पतियों की जो ऊंचाई है लगातार घटती जाती है और इन स्थानों पर आपको टैगा बायोम के बारे में बताया गया था। इन स्थानों पर और टैगा बायोम के जस्ट ऊपर आप जाएंगे ठंडी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ठंडी और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इन स्थानों पर पानी की भी कमी हो जाएगी, वर्षा की मात्रा भी 25 सेंटीमीटर वार्षिक से नीचे हो जाती है
और जब इतनी कम वर्षा होगी तो यहाँ पर वृक्षों की जो लंबाई है वो घट जाएगी। तो चलिए यहाँ पर जो पाए जाने वनस्पति हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऐसी वनस्पतियाँ यूरोप, ये देखिए यूरोप, एशिया, ये देखिए एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका है, इन 3 के ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ अत्यधिक ठंडी होने के कारण बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। जब ठंडी बहुत ज़्यादा होगी, मैंने आपको बताया कि सीमित वनस्पति मिलेगी। ये देखिए छोटी छोटी वनस्पति मिलेगी, केवल काई, घास व लाइकेन, झाड़ियाँ, इस तरह की छोटी छोटी वनस्पति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये वनस्पतियाँ अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है लगभग 8 महीने के आसपास का यहाँ पर शीतकाल रहता है, तो बर्फ़ जमी रहती है इन पूरे हिस्सों पर। 3-4 महीने के लिए यहाँ पर गर्मी आती है, और 3-4 महीने की गर्मी के दौरान थोड़ा बहुत जब बर्फ़ पिघलती है तभी इस प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। इन स्थानों पर जो जानवर पाए जाते हैं वो मोटा फर एवं उनकी मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं, ये उनके नाम लिखे हुए, एक एक करके हम जानवरों को चित्र समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा ठंडी होती है तो इनके जो फर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इनके पास चमड़ी जो होती है काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए आप देख रहे हैं, मोटी होती है, ठंडी जलवायु से इनकी सुरक्षा करती है। सेल, वालरस, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल, बर्फीली लोमड़ी आदि यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। तो ये आपका सील का चित्र है। सील मुख्य रूप से मछली का शिकार करती है, आप देख रहे हैं, और अपना इस तरह से जीवन यापन करती है। सील के बाद ये वालरस है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। वालरस मुख्य रूप से ध्यान रखें ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाला जीव है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम जानेंगे पोलर बेयर के बारे में। ध्रुवीय भालू है, सफ़ेद बाल होते हैं, ध्रुवीय भालू है, ये आप चित्र से समझ रहे हैं। ये शिकार कर रहा है सील मछली का, तो सील पर ये डिपेंड रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं, मस्क ऑक्स यानी कस्तूरी बैल। कस्तूरी बैल है, जिस तरह से याक होती है, याक से मिलता जुलता है, बड़े बड़े बाल इसकी सुरक्षा करते हैं ठंडी जलवायु से। इसके बाद अंतिम जीव है आपका स्नोफॉक्स, बर्फ़ की लोमड़ी है ये। इस तरह से चैप्टर नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, तब तक के लिए नमस्कार।